हेलो हाय नमस्कार। सिलेक्शन पोस्ट पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सिलेक्शन पोस्ट के जीके जीएस के इस सीरीज़ में हम लोग फेज 13 के जीके जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग 10th प्लस 2 लेवल यानी हायर सेकेंडरी लेवल का यह दूसरा वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने ग्रेजुएट लेवल क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, विच ब्रांच ऑफ जियोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स। भूविज्ञान की कौन सी शाखा जीवाश्म और प्राचीन जीवन रूपों के अध्ययन पर केंद्रित है। जैसे ही जीवाश्म टर्म आया, आपके ऑप्शन में भी जीवाश्म विज्ञान है, तो इजी गेस क्वेश्चन है। प्लेनेटोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। पेट्रोलॉजी, शैल विज्ञान में क्या होता है, चट्टान जो होते हैं पत्थर, चट्टान के संरचना और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। गुणों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। खनिज विज्ञान में मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। जीवाश्म विज्ञान हो चुका है। भूकालक्रम जियोक्रोनोलॉजी, इसमें क्या होता है, चट्टान और जीवाश्म के आधार पर चट्टान, जीवाश्म और अवसाद के द्वारा आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया प्लेंटोलॉजी यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम इन एनिमल सेल्स। पशु कोशिकाओं में लाइसोसोम्स का कार्य क्या है। आपको पता है लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ऑप्शन डिस्कस करते हैं। पहला है कोशिका के भीतर प्रोटीन का परिवहन करना। कोशिका के भीतर प्रोटीन का परिवहन कौन करता है, तो इसे कहते हैं हिंदी में अंतःद्रव्य जालिका। अंतःद्रव्य जालिका, इंग्लिश में इसे कहा जाता है ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER और गोल्जी काय, तो गोल्जी काय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस, इनका कार्य क्या होता है, कोशिका के भीतर प्रोटीन का परिवहन करना। सेकेंड ऑप्शन है अपशिष्ट पदार्थों और कोशिकाओं के मलबे का विघटन करना। यह काम किसका होता है, लाइसोसोम का होता है। लाइसोसोम एक पाचक एंजाइम होता है। लाइसोसोम एक पाचक एंजाइम होता है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, तो यह क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों और कोशिका के मलबे का विघटन करता है, उसका डाइजेशन करता है। तो बी इसका राइट आंसर है। प्रोड्यूस ATP थ्रू सेलुलर रेस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन माध्यम से ATP का उत्पादन करना। ATP का उत्पादन करना यानी यह माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल। और लिपिड का संश्लेषण कौन करता है, तो इसका संश्लेषण करता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको स्मूथ ER कहा जाता है। क्लियर है, तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिशा योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। आपको पता है दिशा का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है। दिशा का फुल फॉर्म थोड़ा अलग है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। और यह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, यानी सी इसका राइट आंसर है।
जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति, यह सांसद जो अपने क्षेत्र में विकास कार्य करते हैं उसका निगरानी करता है। ठीक है। दिशा जो है सांसद जो अपने निधि से जो कार्य करते हैं विकास कार्य उसका निगरानी किया जाता है। यह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल हो ताकि इस तरह के सवाल छूटे ना। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। तो बिम्स्टेक का मुख्य फोकस रहता है किसमें, सैन्य सहयोग में, आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग में। ऑप्शन में ही है मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग, यानी बी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसमें टोटल 7 मेंबर है, 7 कंट्री जो है इसके मेंबर हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं, तो भारत के पड़ोसी देश इंडिया के साथ साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, व्हाट इज वन ऑफ द की सेक्टर फोकस ऑन बाय द ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल। ब्रिक्स व्यापार परिषद के द्वारा विशेष रूप से किन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है। ब्रिक्स व्यापार, सबसे पहले ब्रिक्स जानना है। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रिक्स का इनफॉर्मल, पहले यह ब्रिक था, इसका इनफॉर्मल जो इस्टेब्लिशमेंट है वह 2006 में हुआ था, लेकिन इसका फर्स्ट मीटिंग इसकी हुई थी 2009 में। कहीं 2009 को ही ऑथेंटिक माना जाता है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में इसका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था, येकातेरिनबर्ग में। ठीक है। और ब्रिक जो है, ब्रिक से इसमें साउथ अफ्रीका यह 2010 में जुटा। ठीक है। और तब से यह ब्रिक्स कहलाया जाने लगा। ठीक है। तो इसका फोकस क्या है, तो इसका फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में, ऊर्जा के क्षेत्र में, एक दूसरे को फाइनेंशियल कोऑपरेशन और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने में, एक दूसरे पर सदस्य देशों के साथ कोऑपरेशन पर यह सेंट्रिक है। तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला सवाल, विच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर इंक्लूडेड इन द TEN 10 टी यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, 10 ट्रांस यूरोपीय परिवहन नेटवर्क। 10 का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, 10T कहा गया है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से परिवहन के साधन को सम्मिलित किया गया है, कौन कौन सा हो सकता है। पहला तो सड़क होगा, सड़क, रेल, हवाई अड्डा और जलमार्ग। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है बी, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट एंड वाटरवेज, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिशा, अभी पढ़ा, ग्रामीण
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला सवाल है, विच फेस्टिवल सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कई बार सवाल पूछा गया, आसान सवाल लगता है लेकिन इसे हल्का सा घुमा देने पर यह टफ हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि यह हिंदी के किस महीने में मनाया जाता है तो यह सवाल टफ हो जाएगा। हिंदी के भाद्रपद के कृष्ण पक्ष अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्मदिन हुआ था। इसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। गणेश चतुर्थी या भगवान गणेश के जन्म उत्सव, गणेश के जन्म उत्सव, गणेश के जन्म उत्सव या आवाहन का दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, गणेश जन्म के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, रामनवमी, रामनवमी श्री राम का जन्म उत्सव है, भगवान श्री राम का जन्म। और लास्ट है नवरात्रि। नवरात्रि में क्या होता है, माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा। तो राइट आंसर हो गया, राइट आंसर है ए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ए इसका राइट आंसर है। द फेमस सांची स्तूप इज एसोसिएटेड विथ विच एंशियन आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन। सांची स्तूप किस प्राचीन वास्तु परंपरा से संबंधित है। तो सबसे पहले सांची, आपको पता है सांची कहाँ है, तो सांची मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, रायसेन जिले में है। यह बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ऑब्वियस है कि यह बौद्ध वास्तुकला से संबंधित होगा। इसका निर्माण 3री शताब्दी में है, 3री शताब्दी में मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था, मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्तूप है बौद्धों के लिए भी, और यह बौद्ध वास्तुकला से संबंधित है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इफ इट्स वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड। यदि किसी गतिशील वस्तु की चाल 3 गुनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। ठीक है, अगर इसकी गतिज ऊर्जा 3 गुनी कर दी जाए तो क्या होगा, तो यह 9 गुनी हो जाएगा, 9v², यानी यह 9 गुनी हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर है, इट बिकम्स 9 टाइम्स। अगला सवाल है, अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन डज द ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड ऑपरेट। व्यापार और विकास बोर्ड किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अधीन काम करता है। अब यहाँ पर आप देखो, सिर्फ फुल फॉर्म से इसके आंसर पता चल जाते हैं। ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड। व्यापार और विकास बोर्ड किससे संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, यानी बी इसका राइट आंसर है। अंकटाड जो है वह यूएनओ के अंदर है और यह ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है, संगठन की गतिविधि और प्राथमिकताओं का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, अगला सवाल, हाउ डज द सेंट्रल बैंक डू डेप्ट मोनेटाइजेशन। केंद्रीय बैंक ऋण का मुद्रीकरण किस प्रकार करता है। आपको पता है मुद्रीकरण यह काम किसका है, तो यह आरबीआई के द्वारा है। आरबीआई क्या करता है, जब सरकार के खर्चे आय से अधिक अगर खर्च होता है तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को खरीदता है और इसका फिर से बॉन्ड्स को खरीदकर सरकार को क्या करता है, यह फिर से ऋण देता है और इसे घाटे का मुद्रीकरण कहा जाता है। इसमें नई मुद्रा छापनी पड़ती है। ठीक है, बॉन्ड्स को खरीदकर आरबीआई नई मुद्रा छापता है, सरकार को ऋण देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, द सेंट्रल बैंक डायरेक्टली फाइनेंस द गवर्नमेंट बाय परचेजिंग इट्स डेप्ट।
जब केंद्रीय बैंक सरकार का ऋण खरीदकर सीधे वित्त पोषण करता है तो इसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है, घाटे का वित्त पोषण कहा जाता है। आरबीआई क्या करता है, इसमें फ्रेश नोट को छापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द इकोनॉमिक मेजर दैट ट्रैक्स चेंजेज इस प्राइस लेवल ऑफ ए बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उस आर्थिक सूचकांक को क्या कहा जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं की एक निर्धारित टोकरी के मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तन को मापता है। तो इसे कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी ए इसका राइट आंसर है। इसमें क्या होता है, उपभोक्ता के द्वारा जो चीज़ें खरीदी जाती है खास करके वस्तुओं और सेवाओं के, तो उसमें मुद्रास्फीति को मापता है, मूल्य स्तर में परिवर्तन होने को मापता है, मुद्रास्फीति को सीपीआई नापता है। तो ए इसका राइट आंसर है। जीडीपी क्या होता है, वर्ष में किसी देश के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। गिनी गुणांक, गिनी गुणांक क्या करता है, आय और धन इन दोनों की असमानता जो इनइक्वालिटी है उसे मापता है। और भुगतान संतुलन व्यापार को मापता है, आयात और निर्यात के संतुलन को, आयात और निर्यात के संतुलन को, अलग देशों के साथ बाकी दुनिया के देशों के साथ वित्तीय लेन देन का जो लेखा जोखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। विच कर्व इन माइक्रो इकोनॉमिक्स शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में कौन सी वक्र रेखा है जो मूल्य और मांग की मात्रा के बीच संबंध दर्शाता है। आपको पता है अगर सभी चीज़ें समान हो तो किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है, किसी वस्तु की मूल्य को अगर बढ़ाया जाता है तो उसके मांग में क्या होती है, कमी आती है, उसके मांग में कमी होती है। तो इसी को इकोनॉमिक्स टर्म में कहा गया है मांग वक्र, डिमांड कर्व। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कौन सी जनसंख्या के स्थानिक वितरण को परिभाषित करता है। स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन, पहला है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण। सेकेंड है द पैटर्न ऑफ हाउ पीपुल आर स्प्रेड अक्रॉस ए गिवन एरिया। किसी क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण का स्वरूप, यह क्या दिखाता है, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। आप देख सकते हैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से और ऑप्शन पढ़ने से, ठीक है, स्प्रेड अक्रॉस गिवन आपका आंसर निकल जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। भारत में कौन सा देश है जो राज्य है जो गन्ने के उत्पादन में सबसे आगे है। आसान से सवाल है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। नेम द लोधी रूलर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। वह लोधी शासक कौन था जिसने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। आपको पता है आगरा, इसकी स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी 1504 में। तो राइट आंसर होगा ए सिकंदर लोधी, जिसने अपनी राजधानी को 1504 में आगरा ले गया था। ठीक है, आगरा को 1504 में इस्टेब्लिश किया गया था और 1506 में इसे राजधानी बनाया गया, 1506 में राजधानी बनाया गया। ठीक है। इन विच बैटल वाज इब्राहिम लोदी डिफीटेड बाय बाबर। नेम द लोधी रूलर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। वह लोधी शासक कौन था जिसने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। आपको पता है आगरा शहर, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1504 में। 1504 में इसकी स्थापना हुई थी। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और इसने 1506 ईस्वी में राजधानी को आगरा स्थानांतरित किया, दिल्ली से आगरा राजधानी स्थानांतरित किया। तो राइट आंसर हो गया सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन विच बैटल वाज इब्राहिम लोदी डिफीटेड बाय बाबर? किस युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हुआ? बहुत ही फेमस युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था और यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा के बीच, ठीक है। 1500 चौसा का युद्ध 1539 में। 1539 में चौसा का युद्ध शेर शाह और हुमायूं के बीच। शेर शाह और हुमायूं के बीच। लास्ट ऑप्शन है घाघरा का युद्ध। यह हुआ था 1529 में। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान सेना के बीच। बाबर और अफगान सेना के बीच। तो सिर्फ एक साल बच गया 1528। 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, इसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। मेदिनी राय के बीच में। क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया बैटल ऑफ पानीपत। इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स आउटलाइन? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकार हमारे संविधान के पार्ट 3 में है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसे हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। यह यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो याद रखिए आर्टिकल 12 से 35 के बीच। पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी है। डीपीएसपी या आर्टिकल 36 से 51 के बीच, और यह जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, ठीक है। पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 5 से 11 के बीच, ठीक है। पार्ट 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। 1 से 4 तक। तो राइट आंसर हो गया भाग 3। When there is a disagreement between union and state laws on a matter listed on the concurrent list, which law take precedence? यदि समवर्ती सूची में किसी विषय पर राज्य और केंद्र दोनों के कानून में टकराव हो जाए तो किसका कानून प्रभावी माना जाएगा? अगर केंद्र और राज्य दोनों में किसी मुद्दे को लेकर टकराव हो जाए तो आर्टिकल 254 के अनुसार, आर्टिकल 254 के अनुसार जो सबसे प्रभावी कानून होगा वह केंद्रीय कानून होगा, यानी संघीय कानून को ही मान्य माना जाएगा। तो राइट आंसर होगा डी, यूनियन लॉ। अगर समवर्ती सूची में किसी विषय पर राज्य और केंद्र के बीच कानूनों में टकराव हो तो संघीय कानून को प्रभावी माना जाएगा। इन विच ईयर डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत में ओलंपिक खेलों को पहली बार किस वर्ष भाग लिया गया? तो पहली बार पार्टिसिपेट सवाल में पूछा गया किस वर्ष भाग लिया गया, तो पहली बार 1900 में पेरिस ओलंपिक में भारत ने पार्टिसिपेट किया था। और इस साल नॉर्मन प्रिचार्ड ने कौन सा पदक जीता था? तो नॉर्मन प्रिचार्ड ने रजत पदक जीते थे। रजत पदक जीते थे। इसमें टोटल 2 मेडल आया था। दोनों एथलेटिक्स जो थे वह रजत पदक लाए थे। 2 रजत पदक आया था, ठीक है। भारत ने पहली बार जो टीम भेजी है आधिकारिक रूप से वह 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में भारत ने टीम भेजा था। पहली बार भारत ने टीम भेजी। तो याद रखिएगा कई बार सवाल इससे डिफरेंस से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, 1900। अगला सवाल है विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग एथलीट्स फॉर डोपिंग वायलेशन? डोपिंग के नियमों को उल्लंघन की जांच के लिए
कौन सी संस्था इसकी जांच करती है? तो यह है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे नाडा कहा गया है। ठीक है, वर्ल्ड में इसे वाडा कहा गया, विश्व स्तर पर वाडा कहा गया, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो सी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द टर्म फॉर मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट काउजिंग अर्थक्वेक? भूकंप का कारण बनने वाले टेक्टोनिक प्लेटों की गति को क्या कहते हैं? आपको पता है जो भूकंप आता है वह भूगर्भीय प्लेट के टकराने से आता है, तो इसे प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। व्हाट टर्म डिस्क्राइब एनिमल्स दैट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर इंटरनली? आंतरिक रूप से अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? आपको पता है शरीर का तापमान या तो ठंडा होता है या गर्म होता है। तो आंतरिक रूप से शरीर के तापमान नापने के लिए दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एंडोथर्म्स और दूसरा होता है पहला होता है एंडोथर्म और दूसरा होता है एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म क्या होते हैं? यह विषम तापी होते हैं, विषम तापी होते हैं, इनके शरीर का तापमान ठंडा होता है। ठीक है, एंडोथर्म्स आप देख रहे हैं, एंडोथर्म्स, एंडोथर्म में क्या होता है? एंडोथर्म यह समतापी होते हैं, समान टेम्परेचर वाले होते हैं और इनका शरीर का तापमान गर्म होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है एंडोथर्म्स। सवाल में पूछा गया अपने शरीर आंतरिक रूप से अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाले जानवर कौन होते हैं? एंडोथर्म्स। इसका उदाहरण है विशेष रूप से पक्षी और स्तनधारी, पक्षी और स्तनधारी। ठंडे में आता है सरीसृप और मछली, सरीसृप और मछली। ठीक है, तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट कथन कारण के प्रश्न है। कथन है ऊपरी गंगा बेसिन में तांबे के भंडार का उपयोग करने वाले लोग खानाबदोश शिकारी थे। पीपल हु यूज्ड कॉपर होट्स इन द अपर गंगेटिक बेसिन वेयर नोमैडिक हंटर्स। तो ये खानाबदोश नहीं थे बल्कि अर्ध अस्थायी बस्तियों में रहने लगे थे। अर्ध अस्थायी बस्ती इनकी बन चुकी थी। ये कृषक और धातु शोधक भी हो चुके थे, कृषक के साथ साथ धातु शोधक भी थे। तो पहला कथन गलत है, पहला कथन गलत है। दूसरा है तांबे के भंडार अक्सर गेरू रंग के बर्तनों और मिट्टी की संरचनाओं के साथ पाए जाते हैं। तो इस समय जो तांबे के वस्तुएं थी जैसे कुल्हाड़ी, भाले, जो कुल्हाड़ी थे कुल्हाड़ी इनके भाले जो थे वह क्या थे? गेरुवर्णी मृदभांड थे, गेरुवर्णी मृदभांड थे, यानी ओक्रे कलर्ड पोट्रे, इंग्लिश में इसे शॉर्ट में OCW कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कथन ए गलत है और कथन बी इसकी सही व्याख्या करता है, यानी सी इसका राइट आंसर है। ए असत्य है, आर सत्य है। दूसरा है बिम्स्टेक ने प्राथमिक दक्षिण एशियाई आर्थिक सहयोग मंच के रूप में सार्क की जगह ले ली। गलत है, बिम्स्टेक और सार्क दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा है सार्क अपने सदस्यों के बीच क्षेत्रीय नेतृत्व की कमी के कारण विफल रहा। तो ये भी सही है, भारत और पाकिस्तान के तनाव के कारण सार्क जो है काफ़ी हद तक यह निष्क्रिय हो गया। मेन रूप से भारत पाकिस्तान, अब तो बांग्लादेश के साथ भी और अन्य देशों के साथ भी तनाव के कारण यह जो ऑर्गेनाइजेशन है उतने अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है ए सत्य है, आर सत्य है, यानी डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा हाल के वर्षों में ब्रिक्स सहयोग के संरचनात्मक फोकस क्षेत्रों की सबसे अच्छी तरह से चित्रित करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन आर्थिक एकीकरण, क्षेत्रीय सैन्य रक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान। किसके बारे में कहा गया? ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स का फोकस ये है क्या? राजनीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था,
इससे जुड़ाव, यानी बी इसका राइट आंसर है। पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस एंड पीपल टू पीपल एंगेजमेंट। ब्रिक्स का जो ब्रिक्स के बीच सहयोग है उसका सबसे फोकस इसी चीज़ों पर रहा है, तो बी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP अंडर NRLM? महिला किसान सशक्तिकरण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है NRLM के तहत? NRLM के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, पहले हम महिला किसान सशक्तिकरण योजना के बारे में बताते हैं। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, शॉर्ट में कहा गया है नेशनल रूरल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक है। तो यह इसी के अंतर्गत आता है। इसका उपघटक है महिला किसान सशक्तिकरण योजना, जिसमें महिलाओं को कृषि में भागीदारी, कृषि में महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया है। महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की कोशिश की गई ताकि उनके आजीविका में, लिवलीहुड में सुधार हो सके। तो ये इसका राइट आंसर है। NRLM का फुल फॉर्म पूछा जाता है, आगे भी NRLM के बारे में आएगा तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द चाबहार पोर्ट स्ट्रेटेजिकली असिस्ट इंडिया? रणनीतिक दृष्टिकोण से चाबहार बंदरगाह भारत को किस प्रकार सहायता करता है? तो सबसे पहले चाबहार बंदरगाह है कहाँ? तो यह ईरान में है। चाबहार बंदरगाह का जो फोकस है वह पाकिस्तान को बाईपास करना, यानी यह जो बंदरगाह है भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए सीधे मध्य एशिया तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। यानी ईरान, अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में, ईरान अफ़गानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया में इंटर करता है, तो इसमें पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ प्रायोरिटाइजिंग हैप्पीनेस ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ? सबसे पहले किस देश ने आर्थिक विकास के बजाय सुख को प्राथमिकता देने की अवधारणा दी? बहुत ही बढ़िया सवाल है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इसकी प्राथमिकता किसने दी थी? तो इसकी प्राथमिकता दी थी भूटान ने। भूटान के चौथे राजा, फोर्थ किंग बने थे, जिनका नाम था जिग्मे सिंगे वांगचुक। जिग्मे सिंगे वांगचुक। इन्होंने 1970 के दशक में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को ज़्यादा महत्व दिया, उसके लिए सूचकांक पेश किया था। तो भूटान इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द की फोकस ऑफ NRLM? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। NRLM अभी पढ़ रहे थे हम लोग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका उद्देश्य मिशन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है स्वयं सहायता समूहों का संगठन। तो SHG जो कि NRLM जो है वह, इसका मुख्य लक्ष्य है जो ग्रामीण स्वयं सहायता समूह है, जो कि गरीबों को संगठित करता है, गरीबों को संगठित करके उसके आय को बढ़ाने में मदद करता है, आय बढ़ाने में मदद करता है। ऐसे SHG यानी सेल्फ हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप, इसको सपोर्ट करता है NRLM के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अगला सवाल है, विच इंडियन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल? भारत का कौन सा पर्व भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटने की स्मृति में बनाया जाता है? आसान सा सवाल है। दीपावली। दीपावली भगवान राम के वनवास से वापस लौटने की खुशी में मनाया जाता है। याद रखिएगा, आजकल हिंदी दिवस पूछा जाता है, तो यह कार्तिक अमावस्या को भगवान राम के वनवास के वापस आने के बाद अयोध्या आगमन की खुशी में दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है।
तो राइट आंसर होगा दिवाली। अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द इंटरनेशनल एक्लेम्ड बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत बार सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यह अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। अरुंधति रॉय जो कि जाने माने लेखक है, 1997 में अरुंधति रॉय को इस बुक के लिए 1997 में बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर है सी, अरुंधति रॉय। अगला सवाल है, द गोथिक आर्किटेक्चर स्टाइल ओरिजिनेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। गोथिक वास्तुकला इसकी उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई है। आपको पता है जितने भी चर्च हैं वह गोथिक शैली से बने हुए हैं। तो यह जो शैली है 12वीं शताब्दी में है। 12वीं शताब्दी में यह मुख्य रूप से फ्रांस में डेवलप हुआ। फ्रांस में इसकी उत्पत्ति हुई और इसकी पहचान क्या है, नुकीले मेहराब। नुकीले मेहराब का प्रयोग किया जाता है। आप चर्च में देखते होंगे नुकीले मेहराब, इसमें रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किया जाता है। रंगीन कांच की खिड़कियाँ, ठीक है। तो यह यूरोप की वास्तुकला है। डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, नेम द लोकेशन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, नीरतार। यह भी सवाल कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान नीरतार जो है यह संस्थान यह उड़ीसा में, कटक उड़ीसा, याद रखिएगा कटक उड़ीसा में, भुवनेश्वर में नहीं है। यह कटक उड़ीसा में, यह दिव्यांगों के इलाज और पुनर्वास के लिए है। दिव्यांगों के इलाज और पुनर्वास का यह संगठन है। तो कटक इसका राइट आंसर होगा। व्हेन इज ए वोट ऑन अकाउंट नेसेसरी। वोट एंड अकाउंट की आवश्यकता कब पड़ती है, जब वोट ऑन अकाउंट बजट पारित होने तक सरकार के संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करना। वोट एंड अकाउंट का मतलब होता है बजट पारित होने तक सरकार के संचालन की निरंतरता सुनिश्चित होना। अगर बजट पास नहीं हुआ इसका मतलब है कि सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। इसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। तो बी इसका राइट आंसर है। टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशन अंटिल द बजट इज पास्ड। बी इसका राइट आंसर है। नेम द सिचुएशन व्हेन द सेंट्रल बैंक रिड्यूस इंटरेस्ट रेट टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। उस स्थिति को क्या कहते हैं जब केंद्रीय बैंक आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए ब्याज दरों में कटौती करता है। आपको पता है केंद्रीय बैंक मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है, आरबीआई। तो आरबीआई क्या करता है, अपने केंद्रीय बैंक आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन करने के लिए टैक्स में कटौती करता है। इसे कहा जाता है एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी ए इसका राइट आंसर है। अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो आर्थिक वृद्धि को प्रसारण के लिए एक्सपेंशन करना होगा। तो इजी गेस है, ए इसका राइट आंसर है। विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ द हाईएस्ट एल्डरली डिपेंडेंसी रेशियो। विश्व का क्षेत्र कौन सा है जहाँ वृद्ध आश्रित अनुपात यानी वृद्ध की जनसंख्या सबसे अधिक है। किस क्षेत्र की, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि जन्म दर घट रहा है, जन्म दर घट रहा है। तो यह है यूरोप में। यूरोप में क्या है कि वहाँ 65 वर्ष से अधिक वर्ष के आयु के लोगों की संख्या अधिक हो रही है, ठीक है। तो वहाँ बुढ़ापा आ रहा है, बुजुर्गों की आबादी जो है वह अधिक हो रही है। तो राइट आंसर होगा यूरोप। नेम द स्टेट नोन एज द ऑयल बाउल ऑफ इंडिया ड्यू टू एबंडेंट क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। भारत का तेल का कटोरा किसे कहा जाता है, कौन से राज्य को। तो आपको पता है भारत में कच्चे तेल का उत्पादन का जो ऐतिहासिक केंद्र रहा है वह रहा है डिगबोई और नहरकटिया कहाँ है, असम में।
तो राइट आंसर क्या होगा? असम को भारत का ऑयल बॉल कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी रेन इज मार्क बाय हिज सक्सेसफुल डिफेंस अगेंस्ट विच फॉरेन इन्वेडर। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल किस विदेशी आक्रांता के विरुद्ध सफल प्रतिरक्षा के लिए जाना जाता है? आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे और इसे असफल बनाने में जफर खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो राइट आंसर है मंगोल। मंगोलों का सामना किसने किया था? जफर खान ने किया था। और जफर खान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? मंगोल। हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो जो मूल संविधान है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूची थी। अभी कितनी है? अभी टोटल 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची है। तो राइट आंसर हो गया बी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। अंतर्राज्यीय परिषद। बहुत ही बढ़िया सवाल है, कई बार सवाल पूछा गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद, इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका गठन आर्टिकल 263 के द्वारा राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। इसका कार्य क्या है? जब राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद अधिक हो जाए तो उस पर जांच करना और उन पर सलाह देना अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य होता है। यानी राज्यों के मध्य विवादों का समाधान करना, रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट, यह कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद करता है। तो ये इसका राइट आंसर है। द फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स वेयर ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस शहर में हुआ था? पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स यह कब हुआ था? तो इसका आयोजन 2018 में हुआ था। कहाँ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 2018 में हुआ था। और इसका नाम यूथ गेम्स कर दिया गया था। यूथ गेम्स कर दिया गया। और यह कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर होगा डी। रेड इज ए कॉमनली यूज टर्म इन विच इंडियन स्पोर्ट। रेड शब्द का सामान्यतः किस भारतीय खेल से जुड़ा हुआ है? यह टर्म है, याद रखिए रेड। रेड क्या होता है? जब कबड्डी में कोई खिलाड़ी विरोधी टीम से जाकर अंक प्राप्त करने का प्रयास करता है, यानी वह वापस आ जाता है अंक प्राप्त करने के दौरान, तो इसे रेड कहा गया है। तो यह कबड्डी से संबंधित है। ठीक है, क्या होता है इसमें? इसमें खिलाड़ी विरोधी टीम के पाले में जाकर अंक प्राप्त करने का प्रयास करता है, टच करने का कोशिश करता है और वापस चला आता है, तो इसे रेड कहा गया। तो ये था सिलेक्शन पोस्ट के 10+2 लेवल का यह दूसरा वीडियो। ऑल ओवर यह 6 वीडियो है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।